हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि झा एंड यू वाचिंग अंजलि's वाइट बोर्ड। और आज की इस वीडियो में हमें इंडियन एविडेंस एक्ट के उस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करना है और ख़त्म ही करना है भैया, समाप्त ही करना है आज के इस वीडियो में हमें इस चैप्टर को। तो शुरू करते हैं रेलेवेंट फैक्ट वाले टॉपिक से। और रेलेवेंट फैक्ट वाले टॉपिक को मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उस वीडियो में बहुत अच्छे से नहीं समझा पाई थी, इसलिए यहाँ पे रेलेवेंट फैक्ट वाले टॉपिक को मैं दोबारा से समझा रही हूँ। तो प्लीज़ बहुत अच्छे से ध्यान देना। और जिसको इंडियन एविडेंस एक्ट वाले चैप्टर में अगर किसी को दिक्कत हो तो प्लीज़ उसके साथ ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि उसकी भी हेल्प हो जाए और मेरे को भी थोड़ा हेल्प हो जाए कि भैया मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच रही है। ओके, तो यहाँ पे हम रेलेवेंट फैक्ट वाले टॉपिक को देखते हैं। रेलेवेंट फैक्ट का मतलब क्या है, और जो फैक्ट इन इशू है, इशू इन फैक्ट है, उनको भी हमें आगे देखना है। तो पहले रेलेवेंट फैक्ट की बात कर ले। फैक्ट्स और रेलेवेंट फैक्ट्स में क्या है, फैक्ट्स आर इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट में डिफरेंस, उसको ना एक एग्जांपल से समझेंगे यहाँ पे। क्योंकि मैंने मतलब मेरे को ना ऐसे ऑन द स्पॉट एग्जांपल प्रिपेयर मुझसे हो नहीं पाते, मुझे कहानियाँ बनानी पड़ती हैं। तो वो कहानी जो मैंने बनाई है वो ये है कि, और इसमें ही हम दो टर्म्स और देखेंगे, दैट इज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और डायरेक्ट एविडेंस। ठीक है, रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड दो टर्म्स आती हैं, दैट इज डायरेक्ट एविडेंस एंड अनदर वन इज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो इनका रेलेवेंट फैक्ट से क्या लेना देना है और इनको रेलेवेंट फैक्ट कैसे माना जाएगा, उनको भी हम उसी एग्जाम्पल में देख लेंगे। तो पहले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। फॉर दैट एग्जाम्पल आई नीड स्पेस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ। अभी मैं पहले ले रही हूँ किसका एग्जाम्पल, डायरेक्ट एविडेंस के लिए एग्जाम्पल ले रही हूँ। ठीक है, डायरेक्ट एविडेंस। फैक्ट्स आर इन इशू का मतलब क्या है, और उसका मतलब रेलेवेंट फैक्ट, यानी कि फैक्ट्स आर इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट्स में क्या डिफरेंसेस है, उनको अभी हम लोग देखेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मान लो रामू काका है यहाँ। ठीक है, यार ऐसे मैं किसी का नाम नहीं ले सकती। एक्स काका है यहाँ, और यहाँ वाई काकी काकी, हाँ ठीक है, वाई काकी है। मेरी वीडियो कौन सा इतनी ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोई ऑफेंड होगा। ठीक है, तो एक्स काका है यहाँ पे और वाई काकी है। अब क्या होता है कि ना, चलो दोनों काका ही ले लेते, नहीं तो फिर ऐसे गलत हो जाएगा। काका काका में लड़ाई हुई तो सही है। तो एक्स काका है और वाई काका है। ठीक है, अब हुआ क्या है, दोनों का एक खेत है। ठीक है, दोनों ब्रदर्स हैं, और एक फार्म फील्ड है, फार्मिंग फील्ड है, जिसपे फिलहाल दोनों ही फार्मिंग कर रहे हैं। ठीक है, दोनों फार्मिंग कर रहे हैं। और क्या हुआ है, दोनों के बीच में ना डिस्प्यूट्स हो रहे हैं इस चीज को लेकर कि उनको ना, मतलब उनको अब उस फार्म फील्ड को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है आपस में। ठीक है, इस चीज को लेकर उनके बीच में डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, काफी दिनों से हो रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है ना, एक्स काका बड़े भाई हैं। एक्स का मतलब वाई काका को चाहिए कि उनका पोर्शन हाफ हो जाए, बट एक्स काका चाहते हैं कि भैया दोनों का सेम ही रहे। बट एक्स काका की फैमिली चाहती है कि भैया हाफ हो जाए, बट एक्स काका भोले वाले अपने, वो नहीं चाहते कि दोनों भाइयों के बीच में बंटवारा हो। लेकिन यहाँ पे वाई काका बहुत तेज है। वाई काका को चाहिए कि भैया ये फार्मिंग फील्ड अलग करो, हमें जो है हमारा पोर्शन दे दो, आप अपना पोर्शन रखो। तो हमें लगेगा कि हाँ थोड़ा जस्टिस हुआ है। एक्स काका नहीं मान रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, वाई काका ना बाजार जाते हैं। मतलब वाई काका यहाँ पे ना परेशान हो गए, मतलब हम वाई काका की भी गलती नहीं कहेंगे, बट वाई काका बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं एक्स काका की जिद्दी पने की वजह से। क्योंकि यार अगर वो बोल रहे हैं तो मान लेनी चाहिए बात। आज ना कल तो अलग तो होना ही है ना, लाइफ टाइम कोई साथ थोड़ी रहता है। अब वाई काका की संतुष्टि के लिए आप उनको हाफ पोर्शन दे दो, वैसे भी तो आप हाफ में ही कर रहे थे ना काम। बट नहीं हो रहा, वाई काका के नाम नहीं हो रहा है वो। ठीक है, तो वाई काका गए, अपनी साइकिल उठाया और चले गए बाजार। अब यहाँ पे एक शॉप है। कौन सी शॉप है, मेडिकल की शॉप है। मेडिकल यानी मेडिसिन वाली। ठीक है,
यहाँ पे ना बड़ी सारी दवाइयाँ मिलती है। अब सोचो, वाई काका जिस परिस्थिति में है, वो क्या दवाई लेने गए होंगे? क्या वो दवाई लेने गए होंगे या वो कोई ऐसी चीज़ लेने गए होंगे जिसकी वजह से किसी की लाइफ जो है रुक जाती है? तो जो आप सोच रहे हो ना वही सोच मतलब वही सही है। जितना डर्टी माइंड आपका है, जितना एविल माइंड है, वही सही है। आप सही सोच रहे हो। वाई काका गए मेडिसिन की शॉप पे पॉइजन लेने। क्या लेने गए? पॉइजन। और पॉइजन कौन सा लेने गए? जिससे चूहे मरते हैं। क्योंकि ना मतलब हम बहुत ज़्यादा एविल माइंड के हैं, लेकिन वाई काका इतने एविल माइंड के नहीं है। वो अपने भाई को ना थोड़ी सी प्रॉब्लम देके बस ये बताना चाहते हैं कि देख, अगर अब तू नहीं माना तो अभी तो मैंने चूहे वाली दवाई खिलाई है, आगे कुछ होता है फिर अपना देख लेना। ठीक है, वाई काका ने चूहे वाली दवाई खरीदी, और चूहे वाली दवाई ना, चूहे मारने वाली दवाई सस्ती भी पड़ रही थी वाई काके के लिए। तो वाई काका ने वो दवाई खरीद ली। वाई काका आए घर पे। घर पे बने था बैंगन का भरता। ठीक है, यहाँ बना था बैंगन का भरता। और बैंगन के भरते में वाई काका ने क्या मिलाया होगा, जरा ये सोचो। बैंगन के भरते में वाई काका ने वो पॉइजन जिससे चूहे मरते हैं, चूहे मरने वाली दवाई, बैंगन के भरते में वाई काका ने मिला दी। अब ये बैंगन के भरते की प्लेट जा रही है एक्स काका के पास। और इससे एक्स काका की डेथ होनी नहीं थी, बट मतलब वही है ना, विधि के विधान को कौन मिटा सकता है। एक्स काका की डेथ हो गई। ठीक है, वाई काका ने जो बैंगन के भरते में चूहे मारने वाली दवाई डाली थी, उससे एक्स काका की डेथ हो गई। यहाँ पे ये तो गए परमात्मा के पास। अब क्या हुआ है इसके बाद ना, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भैया यहाँ तो कोई एविडेंस मिला ही नहीं। लेकिन जैसे टीवी सीरियल्स में होता है ना कि बाद में पता चलता है भैया इसने ये चीज देख ली थी, उसी तरीके से जब वाई काका बाजार गए थे चूहे मारने की दवाई लेने के लिए, तो वाई काका के पीछे पीछे एक्स काका का बेटा गया था। ठीक है, एक्स काका का बेटा था आर, आर बाबू। तो आर बाबू ना वाई काका का पीछा कर रहा था, क्योंकि आर बाबू को डाउट था कि वाई काका का माइंड ना बहुत ही ज्यादा एविल माइंड है। ठीक है, वाई काका कछू कर लेंगे। तो वाई काका के पीछे पीछे आर बाबू गया था, और आर बाबू ने चूहे मारने वाली दवाई देख ली थी। अब आप कहोगे भैया देख ली थी तो फिर बताया क्यों नहीं? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आर बाबू को बताना ही था, लेकिन क्या किया था, वाई काका ने आर बाबू को देख लिया था कि उन्होंने उसने मुझे देख लिया। तो वाई काका ने आर बाबू को क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइसोलेट कर दिया यानी कि जबरदस्ती आइसोलेट किया, मन मर्जी से नहीं किया। मतलब बिल्कुल ही बांध बांध दिया रस्सी से और किसी रूम में बंद कर दिया। लेकिन आर बाबू जो है ना वो अपने गोविंदा बाबू है। मतलब उन्होंने रस्सी खोली, भागे, एकदम भागे। और यहाँ पे बैंगन के भरते में चूहे मारने की दवाई डालते हुए किसने देख लिया था? एक्स काका की प्रिय पत्नी ने। बट उनको उस टाइम पे ना लगा कि ये जहर वहर नहीं होगा, ऐसी कुछ प्रोटीन प्रोटीन होगा। जब आर बाबू आए अपने पिता के निधन पे और उन्होंने देखा ये, तो उन्होंने एक्स काका की वाइफ को यानी प्रियतमा को बताया कि क्या हुआ है माता, ये कैसे हुआ है वो मैं बताता हूँ। अब प्रियतमा यानी एक्स काका की वाइफ ने तो देख ही लिया था कि भैया बैंगन के भरते में कुछ मिलाया जा रहा है। अब यहाँ पे ना डायरेक्ट एविडेंस दो हो गए। हालांकि एक्स काका की वाइफ को नहीं पता था कि उसमें मतलब बैंगन के भरते में क्या मिलाया जा रहा है। उन्होंने देखा था कि कोई शीशी है जिसमें व्हाइट कलर का कुछ है और मिलाया जा रहा है, बट उनको लगा कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन्स किसी तरीके का प्रोटीन पाउडर होगा वो मिलाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आजकल जिम विम भी कर रहे थे मतलब मुझे पता है प्रोटीन पाउडर ऐसे नहीं लिया जाता, बट एग्जाम्पल के लिए कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो डायरेक्ट डायरेक्ट एविडेंस एविडेंस ये ई है। अब यहाँ पे डायरेक्ट एविडेंस कौन बन गए? एक तो एक्स काका की वाइफ बनी है और एक आर बाबू यानी राजा बाबू बने हैं। करेक्ट है। अब यहाँ रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट्स इन इशू में देखना। कोर्ट में दोनों गए, कोर्ट के आगे अपील हुई है, और फैक्ट्स इन इशू हम किनको ड्राफ्ट करेंगे उसको देखना। फैक्ट्स इन इशू। अब देखो एक्स काका तो चल बसे है। ठीक है, एक्स काका तो दुनिया में रहे नहीं। तो अब एक्स काका दुनिया में नहीं रहे तो उनके
उनके फेवर में, उनको वो दिलाने के लिए, क्या बोलते हैं, जस्टिस दिलाने के लिए कौन उनके लिए लड़ेगा? ये तो भैया उनकी वाइफ है, उनका बेटा है। वो क्या करेंगे, जाके कोर्ट को बताएंगे कि वाई काका ने जो पॉइजन दिया, वाई काका ने पॉइजन दिया किसको, एक्स काका को। वाई काका ने वो पॉइजन देने से एक्स काका काका की क्या हो गई, डेथ हो गई। थर्ड वन सबसे इम्पोर्टेंट, जो कहता है मेंस रिया के बारे में। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना पड़ेगा। एंड यू गाइस नो कि कितना एफर्ट लगता है, लेकिन आज नहीं लगा। वाह नाइस। ठीक है, अब पहली बात तो बता दिया, राजा बाबू और प्रियतमा ने बता दिया कि भैया वाई ने क्या किया, मेरे देवर ने क्या किया। जो पॉइजन था, चूहे मारने वाली दवाई, वो एक्स काका को दी। ठीक है, वाई काका ने वो जो पॉइजन दिया, उसकी वजह से क्या हुआ, एक्स काका की डेथ हो गई। और मेन बात, वाई काका का ना इंटेंशन ही यही था। वाई काका का इंटेंशन क्या था कि मतलब भले ही वो उनकी डेथ का इंटेंशन नहीं था, बट डेथ थ्रेट देने का इंटेंशन था। अच्छा, यहाँ पे ना एग्जांपल ये ले लेते कि वो चूहे मारने की दवाई देकर ही उनको क्या करना चाह रहे थे, मारना चाह रहे थे। ठीक है, क्योंकि फिर वो इंटेंशन थोड़ा प्रॉपर हो जाएगा। तो यहाँ पे वाई काका का इंटेंशन क्या था, टू कॉज डेथ, कि डेथ हो, यही उनका इंटेंशन था। जो मैंने ऊपर बोला कि उनका इंटेंशन नहीं था, उसको चेंज करके ये मान लो कि इंटेंशन था, ताकि एक एग्जांपल थोड़ा और क्लियर वे में समझ में आए। अभी हमें केस सॉल्व नहीं करना कि हम इंटेंशन को ना रख के हम कोई और चीज यहाँ पे पुट करेंगे। इंटेंशन उनका टू कॉज डेथ ही था। ठीक है, थ्रेट वगैरह देना नहीं था, टू कॉज डेथ था। फाइन। अब क्या हुआ, ये जो 3 फैक्ट्स निकले हैं ना अपने, अब इससे ज्यादा भी फैक्ट्स निकल सकते थे, बट अभी ये जो 3 फैक्ट्स निकले हैं, ये फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स इन इशू। अब यहीं पे फैक्ट्स इन इशू को समझ लेना है। फैक्ट्स इन इशू का मतलब क्या है, क्योंकि मॉड्यूल में फैक्ट्स इन इशू भी आगे आना है, तो मैं यहीं पे ना इस पूरी स्टोरी से फैक्ट्स इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के बारे में आपको बता देना चाहती हूँ। साथ ही साथ डायरेक्ट एविडेंस और कौन सा एविडेंस था, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, वो तो चलो अलग एग्जाम्पल से समझ में आएगा। यहाँ फैक्ट्स एंड इशू क्या निकले, फैक्ट्स एंड इशू का मतलब होता है कि जिस पे बीती होती है, जिसकी आप बीती होती है, अगर वो नहीं बता सकता, मतलब वो तो चलो चल बसा, तो उसके जो वो होते हैं, उनके प्रिय लोग होते हैं, जो उनके फेवर में उनको जस्टिस दिलाने के लिए वो केस लड़ना चाहते हैं, वो जब जाके कोर्ट को अपील करते हैं, जो वो केस फाइल करते हैं, तो वो फैक्ट्स बताते हैं कि भैया हमारे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ठीक है, ये इंटेंशन था, इस तरीके से हुआ है, इसने किया है, हमको लग रहा है, मतलब इसने किया है। ठीक है, और अगर वो डायरेक्ट एविडेंस है और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, वो तो रेलिवेंट फैक्ट की बात है। फैक्ट्स एंड इशू क्या है, जब जिसके साथ यानी जिसकी आप बीती हुई है, वो कोर्ट के आगे जाके बताएगा कि भैया क्या क्या हुआ है, इसने किया है, इसको किया है, यानी वाई काका ने किया है, एक्स काका के अगेंस्ट किया है, कैसे किया है, पॉइजन देके किया है, पॉइजन से हुआ क्या है, डेथ हुई है, इंटेंशन क्या था, इंटेंशन क्या था, इंटेंशन था टू, अरे लाल पेन, इंटेंशन था टू कॉज डेथ। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, फैक्ट्स इन इशू मतलब किसने किया है, किसको किया है, क्या देकर किया है, वो देने से क्या हुआ है, और साथ ही साथ क्या उनका इरादा था, तो था। अभी हमारे हिसाब से तो उनका इरादा था, भैया हो गए डेथ, हम इरादे विरादे पे नहीं जा रहे, इरादा तुम खुद पता लगाओ बाद में, बट हम तो कहेंगे इरादा था। ठीक है, नॉर्मल बता रही हूँ अभी, ये मत करने लग जाना कि क्या इरादा बताना, इरादा वैलिड होगा तो जरूरी है कि नहीं, भैया मैं यहाँ पे जज ओ सॉरी लॉयर तो हूँ नहीं। ठीक है, तो इरादा था। ये 3 फैक्ट्स क्या हो गए, फैक्ट्स इन इशू, यानी उस इशू के क्या फैक्ट्स हैं, और वो फैक्ट्स इन इशू कौन रखता है, अरे जिसके साथ वो इशू हुआ है वो रखेगा। साथ ही साथ अब देख लो इशू इन फैक्ट्स क्या होता है, इशू इन फैक्ट्स, जो हमने कहा ना फैक्ट्स इन इशू, वो फैक्ट्स इन इशू कौन रखता है, वो फैक्ट्स इन इशू रखता है
जिसके साथ आप बीती हुई है, यानी कि आप बीती वाला इंसान जिसके ऊपर बीती है, जरूरी नहीं है वो जो अगर वो मर गया है तो वो जाके फैट से इशू बताएगा उसके, मतलब इतना कॉमन सेंस सबके पास होगा, मैं क्यों इतना इसको ड्रैग कर रही हूँ। इशू इन फैक्ट्स कौन बताता है? इशू इन फैक्ट्स ज्यूरिस्ट बताते हैं, मतलब कोर्ट बताती है। ठीक है, कैसे? अब मैं ऊपर का एग्जांपल लूं, वाई काका ने पॉइजन दिया एक्स काका को, तो हम इशू इन फैक्ट्स में क्या लगा देंगे? वेदर वाई काका पॉइज्ड एक्स काका। करेक्ट है। अब इशू इन फैक्ट, आई डोंट थिंक दैट द पॉइज्ड वर्ड इज करेक्ट हियर, लेट मी चेक। पॉइज्ड वर्ड यहाँ पे उस तरीके से ठीक नहीं है, यहाँ पे मैं कर देती हूँ पॉइजन, क्योंकि मुझे हाँ पॉइज्ड का मतलब एक डिफरेंट मीनिंग निकल के आता है। आई एम सॉरी हियर, आई एम सॉरी हियर, एक मिनट। तो यहाँ पे क्या है? वेदर वाई का पॉइजन एक्स का, यहाँ पे ये वर्ड आएगा, पॉइजन वर्ड विल बी करेक्ट, क्योंकि आई थिंक पॉइज्ड का मीनिंग होता है किसी चीज की तरफ बढ़ना। एक मिनट एक मिनट। हाँ, तो वेदर वाई का पॉइजन एक्स का, सेकंड निकलेगा यहाँ पे कि वेदर, वेदर का मतलब पता है ना मैं कि क्या वाई काका ने एक्स काका को जहर दिया, फिर कि क्या वेदर वाई काका पॉइजन एक्स काका caused death, whether poisoning of ex काका, poisoning of ex काका यहाँ पे। लेट मी चूज द इरेजर, रबड़ कह रही हूँ। हाँ, तो मतलब दूसरा फैक्ट क्या, सॉरी इशू इन फैक्ट क्या निकला है कि क्या वाई काका की पॉइजनिंग, वेदर वाई काका पॉइजनिंग एक्स काका caused him death, caused him to death, कि क्या वाई काका के जहर देने से एक्स काका की मृत्यु हो गई। और थर्ड क्या निकलेगा? थर्ड फिर वही इंटेंशन। एक तो आई एम परेशान विद दिस स्लाइडर, ये मूव ही नहीं होता। चलो मैं ये लिख रही हूँ, ठीक है। थर्ड क्या निकलेगा? वेदर द इंटेंशन ऑफ, द इंटेंशन ऑफ वाई काका was to cause him death या to cause death। ठीक है, तो इशू इन फैक्ट्स का मतलब क्या है कि जो आपने फैक्ट्स बताया ना उसी के सवाल करेगी कोर्ट कि क्या ऐसा है, क्या ऐसा है, यानी कि वाई काका ने पॉइजन दिया एक्स काका को, कि फिर कोर्ट इसमें सवाल करेगी कि क्या वाई काका ने पॉइजन दिया एक्स काका को। अब इसके रिलेटेड में क्या आएंगे? एविडेंस आएंगे इसके रिगार्डिंग। फिर क्या आया? वेदर वाई काका पॉइजनिंग एक्स काका कॉज हिम टू डेथ, कि क्या वाई काका के जहर देने की वजह से एक्स काका की डेथ हो गई। तो भैया डेड बॉडी सामने पड़ी है, देख लो, हो गई है डेथ, कह रहे हैं हम डेथ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उसमें पॉइजन ही निकला है, तो ये उसके रिगार्डिंग क्या हो गया? एविडेंस हो गया। अब वेदर द इंटेंशन, अब आप पोस्टमार्टम से तो निकलवा लोगे भैया कि पॉइजन था, इंटेंशन कहाँ से निकालोगे? इंटेंशन के इंटेंशन निकालने के लिए ही फिर रेलेवेंट फैक्ट्स को देखा जाएगा। अब वो रेलेवेंट फैक्ट्स देखो, इंटेंशन में रेलेवेंट फैक्ट एक तो सर्कमस्टेंशियल से निकल सकता है कि क्या सर्कमस्टेंसेस थे उस टाइम पे,
और नहीं तो अगर वहाँ पे आप इंटेंशन को नहीं निकाल पा रहे हो तो लोगों ने देखा है ना। पहले तो आप लोगों डायरेक्ट एविडेंस की तरफ जाओगे। अब हम घूम के चलते हैं डायरेक्ट एविडेंस की तरफ। डायरेक्ट एविडेंस किसको कहते हैं, उनको उसको देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो साफ सीधी बात है, डायरेक्ट यानी डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट। डायरेक्ट एविडेंस है मतलब साफ सीधा एविडेंस। यहाँ पे कुछ घूम फिर के आपको देखने की जरूरत नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, मतलब इसी एग्जाम्पल से निकालते हैं डायरेक्ट एविडेंस हम किसको कहते हैं। डायरेक्ट एविडेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कोई चीज घूम फिर के नहीं हुई है कि मतलब ऐसा हुआ तो ये हो गया। अब केस को हम यहाँ पे असुर वसुर वाले केस नहीं चल रहे, ठीक है। यहाँ पे मिर्जापुर और असुर नहीं चल रहा है कि भैया असुर में शुभ कौन है, या पता लगाओ। और ये पता लगाना बिल्कुल ही मुश्किल हो रहा है क्योंकि सर्कमस्टांसिस डायरेक्टर और जो स्क्रिप्ट राइटर है वो यूं चेंज कर देगा, डायरेक्टर नहीं स्क्रिप्ट राइटर, ठीक है। तो यहाँ पे वो तो हो नहीं रहा। यहाँ पे तो सिंपल सी बाय एंजली ड्राफ्टेड एक स्टोरी है, आपको वो पता लगानी है। तो यहाँ पे मैंने तो बोल दिया कि प्रेतमा ने क्या किया था, देख लिया था पॉइजन डालते हुए। बट प्रियतमा यानी बीवी, बेगम साहिबा। तो प्रियतमा ने देख लिया था कि पॉइजन डालते हुए, बट प्रियतमा वाज नॉट कंफर्म्ड कि ये जो डाल रहे हैं ये व्हाइट पाउडर ये है क्या। मतलब क्या ये वो है जिसकी वजह से लोग, मतलब समझ गए ना। ट्विटर पे जो शिट्स पैदा होते हैं वो किस वजह से होते हैं, हाई बीट की होने की वजह से होते हैं कभी कभार। तो क्या ये वो है या फिर ये कुछ और है। मतलब अगर ये वो है तो फिर देखो इनका तंबाकू गुटखा तो चलता ही रहता है। अब हम इसमें मतलब कि वाइफ है, हम इसमें क्या ही बोले। तो इन्होंने सोचा क्या पता इनके हम नए शौक पल रहे हो, जिसपे हम कुछ कह नहीं सकते, दोनों भाइयों के नए शौक पल रहे हो। तो ये वाइट पाउडर देख के शी वॉज नॉट कन्फर्म। तो फिर उन्होंने ना वहीं रुक गई, एक अच्छी वाइफ होने के नाते, मतलब अकॉर्डिंग टू आर कल्चर, अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी, अच्छी वाइफ होने की माइथोलॉजी मतलब कि पहले जो बातें होती थी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी हमें डीप में तो जाना नहीं है हमारे कल्चर में। तो वो रुक गई, उन्होंने ना ज्यादा ऐसे पूछताछ नहीं की, अदरवाइज फिर एक्स काका गुस्सा हो जाते या कुछ भी, या वाई काका गुस्सा हो जाते। लेकिन जब डेथ हुई, मतलब वहां पे वो बैंगन का भरता खाने से डेथ हो गई। अरे बैंगन का भरता प्रेतमा कितने टाइम से बना रही थी चाची, तब तो डेथ नहीं हुई। और यहाँ आज बैंगन का भरता बनाया, कल कल तक डिस्प्यूट्स चल रहे थे, एक हफ्ते से लड़ाइयाँ हो रही है, आज बैंगन का भरता बनाया, आज ही डेथ हो गई। मतलब ये कौन सा बैंगन का भरता है यार, इसमें कौन सा तुमने सांप के जहर फूंक दिए, ठीक है। तो क्या हुआ, जब राजा बाबू भागते भागते आए, एक तो राजा बाबू के हाथ पे रस्सियों के निशान, मतलब कि राजा बाबू को क्या किया था, जबरदस्ती पकड़ के उनको बंद कर दिया था रूम में। तो वहां पे आपका इंटेंशन दिख गया था भैया एक वाइका का, कि आप नहीं चाहते कि राजा बाबू जाके घर में बताए कि इस वाइट पोटली में क्या, ये वाइट पोटली क्या पाउडर क्या है, सॉरी। तो जब राजा बाबू ने प्रेतमा को ये बात बताई कि मैंने देखा था चाचा को, या मैंने देखा था काका को वहां डिस्पेंसरी की शॉप से वो दवाई लेते हुए, जो कि वाइट पाउडर था, जो कि मैंने बाद में जब उससे मेडिकल वाले मेडिसिन वाले से पूछा पूछा तो ही सेड कि ये तो क्या चूहे मारने वाली दवाई है। अब पापा हमारे, मतलब कि एक्स एक्स काका जो है वो लो इम्यून सिस्टम के हैं, ठीक है। अब वो उनका भैया चूहे मारने वाली दवाई से ही डेथ हो गई। तो अब प्रेतमा यहाँ पे क्या है, प्रेतमा डायरेक्ट एविडेंस नहीं हो गई क्या, क्योंकि प्रेतमा ने तो देखा था ना, अपनी खुली आंखों से देखा था वो वाइट वाइट पाउडर डालते हुए। और साथ ही साथ राजा बाबू ने तो लेते हुए देखा था वाइट पाउडर को। तो यहाँ पे दोनों डायरेक्ट एविडेंस हो गए, ठीक है। अब जब कोर्ट में पेशी होगी ना, और कोर्ट पूछेगा किसको, एविडेंस को, एविडेंसेस लेकर आओ, तो ये डायरेक्ट एविडेंस होंगे वहां पे बोलने के लिए कि हमने अपनी दोनों आंखों से देखा था। यानी चार आंखें हैं यहाँ पे, कि भैया वो व्हाइट पाउडर उनको दिया जा रहा था और एक ही बारी में टाइम। तो फिर ये क्या हो गए, डायरेक्ट एविडेंस। मैंने मतलब मेरे यहाँ लेफ्ट दिमाग में दर्द हो रहा है, मैंने जितना मेरे अंदर काबिलियत थी मैंने उसके हिसाब से स्टोरी ड्राफ्ट करके आपको बता दिया डायरेक्ट एविडेंस किसको कहते हैं। तो आई होप ये डायरेक्ट एविडेंस, फैक्ट्स इन इशू, इशू इन फैक्ट्स, और रेलेवेंट फैक्ट नहीं बताया, नहीं रेलेवेंट फैक्ट भी यही हो गए। रेलेवेंट फैक्ट क्या है, अच्छा रेलेवेंट फैक्ट तो मैंने बताया नहीं, मैं सीधा डायरेक्ट एविडेंस पे जंप कर गई, ठीक है। रेलेवेंट फैक्ट भी देख लो यार यहाँ पे, आई एम सॉरी। रेलेवेंट फैक्ट क्या है, एक तो पहले रेलेवेंट फैक्ट में दो निकलते हैं जो कि होता है डायरेक्ट एविडेंस, जिनको मतलब रेलेवेंट फैक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ठीक है। ऐसे वो हो जाता है,
मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे बोलना नहीं आता, मतलब बहुत सारी बातें एक साथ बोलते तो हो जाता है। ठीक है? तो क्या बोल रही थी मैं ये बोल रही थी कि यहाँ पे रेलेवेंट फैक्ट्स क्या होते हैं। अब जब मैंने कहा ये तो हो गए फैक्ट्स इन इशू, ठीक है, मैंने जो इशू इन फैक्ट्स लिखा है, फैक्ट्स इन इशू लिखा है, इसको रेलेवेंट फैक्ट कंसीडर नहीं करेंगे, बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेंगे। इशू इन फैक्ट्स का तो कोई लेना देना है ही नहीं। लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या फैक्ट्स इन इशू जो है वही रेलेवेंट फैक्ट है। सो द आंसर इज नो। ये रेलेवेंट फैक्ट कैसे होंगे, कैसे? रेलेवेंट फैक्ट होता है जब मैंने कहा कि वाई काका की डेथ हो गई, वाई काका ने डेथ कर दी एक्स काका की पॉइजन देके। तो वहां पे क्या निकल रहा है कि वाई काका कहाँ गए थे? डिस्पेंसरी की शॉप पे गए थे। वाई काका ने डिस्पेंसरी की शॉप से क्या लिया? पॉइजन लिया। ठीक है, वाई काका ने वो पॉइजन किस में मिलाया? बैंगन के भरते में मिलाया। क्या जब मैं फैक्ट्स इन इशू बोल रही हूँ तो मैंने ये बातें बोली कि वाई काका कहाँ गए थे? क्या मैंने बोला आपको कि डिस्पेंसरी की शॉप पे गए थे? क्या मैंने बोला आपको? ये फैक्ट्स इन इशू में, फैक्ट्स इन इशू की बात हो रही है। जब बंदा जाके अपील करेगा कोर्ट के आगे ना, तो वो इतनी कहानियां नहीं पेलेगा कि वाई काका गए थे, यहाँ गए थे। पॉइंट टू पॉइंट फैक्ट्स बताए जाएंगे पहले, फिर उसके अंदर से, मतलब उसके अंदर से धागे को निकाला जाएगा, तिनके तिनके को निकाला जाएगा। वो जो तिनका तिनका आप निकाल रहे हैं ना, कि जब आपने बताया वाई काका ने पॉइजन दिया एक्स काका को, कोर्ट पूछेगी कि वो पॉइजन कहाँ से आया। ठीक है, तो क्या बताओगे? वाई काका गए थे डिस्पेंसरी की शॉप पे, हमारे मार्केट में एक ही डिस्पेंसरी है, वहाँ शॉप पे गए थे। चूहे मारने वाली दवाइयाँ भी वहाँ वहीं पे मिलती है। हमारे घर पे कोई चूहा नहीं है, ठीक है, हमारे घर पे चूहा छिपकली कॉकरोच मच्छर तक नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या होगा? पता चल जाएगा भैया डिस्पेंसरी पे गए थे। क्या डिस्पेंसरी पे वो वही क्या लेने गए थे? पॉइजन ही लेने गए थे। तो बिल बना है भैया, बिल। वाई काका के कुर्ते की जेब में से वो बिल निकाला जाएगा। ठीक है, वहां पे बिल की पेशी हो जाएगी। क्या लिया? चूहे मारने वाली दवाई ली। अब वहाँ दूसरा फैक्ट क्या था कि वाई काका ने वो पॉइजन खाने से क्या हो गई, एक्स काका की डेथ हो गई। तो क्या इससे रिलेटेड क्या रेलेवेंट फैक्ट आएगा? पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम होगा, पता चलेगा कि क्या एक्स काका की बॉडी में पॉइजन पाया गया है, पाया गया है, रेलेवेंट फैक्ट। ठीक है, उसके बाद है मतलब एविडेंस भी हो गई है। और उसके बाद क्या है? हाँ, वाई काका की इंटेंशन थी टू कॉज डेथ। तो यार डिस्प्यूट्स चल रहे थे कब से? एक दो हफ्ते से डिस्प्यूट्स चल रहे थे। रिगार्डिंग व्हाट? वो फार्म फील्ड, एक फार्म फील्ड के लिए जो कि आपको यहीं छोड़ के जाना है, उसके रिलेटेड में, उसके रिगार्डिंग डिस्प्यूट्स चल रहा है, लड़ाई चल रही है, एक दूसरे के बाल नोच पटक के मारा जा रहा है एक दूसरे को। ठीक है, और उससे डेथ नहीं हुई तो ये वाह जी वाह, सुन लो मेरे घर की घंटी कैसे बजती है। अ, एक मिनट वेट कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बात बोल रही थी? रेलेवेंट फैक्ट होगा, ठीक है। वहां पे जो मैंने बोला ये रेलेवेंट फैक्ट है। क्या रेलेवेंट फैक्ट है? मैंने बोला क्या? मैं तो वही भूल गई। हाँ, मतलब ये इंटेंशन की जो बात हुई है ये रेलेवेंट फैक्ट है। ठीक है, अगर मैं बात भूल गई तो फिर आगे बढ़ते हैं दूसरी तरफ, मतलब इसी से रिलेटेड बात करनी है मुझे तो। अब डायरेक्ट एविडेंसेस क्या हो गए? मैंने बता दिया आपको डायरेक्ट एविडेंसेस यानी डायरेक्टली आके बता दे हमने देखा है, हमने सुना है। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, जैसे यहाँ पे प्रियतमा ने देख लिया था। क्या देख लिया था? कि मतलब खाने में वो व्हाइट पाउडर डाला जा रहा है। फिर राजा बाबू ने भी देख लिया था, ठीक है, कि मतलब चाचा क्या ले रहे हैं। राजा बाबू ने पीछा किया था चाचा क्या ले रहे हैं, तो चाचा ले रहे हैं अपने वो व्हाइट पाउडर। मतलब जो मैं लेता हूँ वो चाचा क्यों लेने आए हैं, मतलब उनका कहने का मतलब ये था। बट फिर देखा तो पता चला अरे ये दूसरा वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राजा बाबू थे वो भी डायरेक्ट एविडेंस थे अपने। लेकिन जब, अब अगर मान लो इन दोनों ने देखा ही नहीं होता तो क्या होता? तो केस सॉल्व नहीं होता क्या? तब क्या होता? तब हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को लेते। जैसे कि अब सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस में क्या होंगे? मान क्या लो, मतलब मैंने बोला ना केस जब जो ये केस हुआ उससे पहले क्या डिस्प्यूट्स हो रहे थे? उससे पहले डिस्प्यूट्स हो रहे थे कि क्या बोलते हैं, यहाँ पे जैसे कि लड़ाई हो रही थी उनके बीच में फार्म फील्ड को लेकर। तो ये क्या है? सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं। क्या कोर्ट में इतनी हिम्मत नहीं है, कोर्ट के पास इतनी पावर नहीं है, जो एडवोकेट्स हैं उनके पास पावर नहीं है कि वो ये सारे एविडेंसेस को निकाल सके कि पहले क्या रीजन से ये हुआ होगा। मतलब यार जहाँ पे स्टैब किया होता है, बहुत प्लानिंग के साथ डेथ होती है, वहां तो पकड़ लेते हैं।
मतलब पुलिस वाले एडवोकेट्स वगैरह एविडेंसेस इकट्ठे कर लेते हैं। यहाँ तो इतना सिंपल सा केस ड्राफ्ट किया है। तो यहाँ पे भी सर्कमस्टेंसेस के बेस पे, यानी कि डिस्प्यूट्स हो रहे थे। क्यों डिस्प्यूट्स हो रहे थे? मतलब कि घर वालों से इन्फॉर्मेशन निकाली जाएंगी, सबकी बयानबाजियां होंगी वहां पे, ठीक है। वाई काका की फैमिली उनको फेवर करेगी कि नहीं नहीं एक्स काका की गलती थी, डिप्रेस रहते थे, नहीं तो प्रियतमा से यानी कि चाची से लड़ाइयाँ होती रहती थी, या फिर बेटा ही अच्छा नहीं था। बहुत सारे एग्जाम्पल्स निकलेंगे। लेकिन सच का पलड़ा तो भारी होता है ना, जब एक्स काका की वाइफ बोलेंगी कि डिस्प्यूट्स हो रहे थे, लड़ाइयाँ हो रही थी, वाई काका बिल्कुल ही, वाई जो था बिल्कुल ही परेशान कर रखा था एक्स काका को। और आर बाबू भी बोलेंगे भैया कि वाई काका ने तो जीना हराम कर दिया था हमारा, जमीन दे दो कर करके। तो वहां पे क्या हो जाएगा, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस निकल जाएंगे, फिर वाई काका की कॉलर को पकड़ा जाएगा। और वाई काका ने कहाँ कहाँ घूम फिर के क्या क्या चीजें इकट्ठी की होंगी, वाई काका पे शक तो जाएगा। अब वो पॉइजन था वो तो पता चल ही जाएगा, देखो कि किस वजह से डेथ हुई, कॉज ऑफ डेथ तो पता चल ही जाएगा। कॉज ऑफ डेथ पता होने के बाद क्या होगा, वाई काका पे शक तो जा ही रहा है। अब वाई काका कहाँ गए थे डेथ डेथ वाले दिन, वो पता लगाया जाएगा। एक्स काका ने क्या खाया था वो पता लगाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो पता लगाई जाएंगी सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। आई थिंक दैट आई हैव मेड एवरी पॉइंट वेरी क्लियर। चाहे वो फैक्ट्स एन इशू हो, चाहे वो रेलेवेंट फैक्ट हो, डायरेक्ट एविडेंस हो, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो, या फिर इश्यूज इन फैक्ट हो। हमने यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट कवर कर लिए, फैक्ट्स एन इशू हो गया, रेलेवेंट फैक्ट, डायरेक्ट एविडेंसेस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। डायरेक्ट एविडेंस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस में मॉड्यूल में इतना नहीं दिया हुआ डीप में, बट यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। और हमारा क्या था, फिफ्थ पॉइंट इशू इन फैक्ट कंप्लीट हो गया है बालको, बहुत ही प्यारे तरीके से कंप्लीट हुआ है। नाउ लेट्स मूव फर्दर टू मॉड्यूल। अरे स्लाइडर, हाँ जी, अब आता है अपन लोगों का बहुत ही कंफ्यूज कर देने वाला, जो लोगों को कंफ्यूज कर देता है, इवन इंक्लूडिंग मी, मुझे भी बहुत ज्यादा ये चीज कंफ्यूज कर दी थी। कैसे, वो मैं बताती हूँ। जब मैं लॉजिकल रिलेवेंसी और लीगल रिलेवेंसी पे वीडियो बना रही थी, तो कभी कभार क्या होता है ना, हमारे दिमाग में तो वो चीज़ होती है, हमें पता होता है डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, बट आप उस चीज़ को ना आगे फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हो कि भैया क्या डिफरेंसेस है। तो वो, क्योंकि जब मेरे दिमाग में कुछ डाउट्स आते हैं उस चीज़ को, अब जैसे कि लीगल रेलेवेंसी है, वो हमको ना क्लियरली बताया नहीं गया कि हम किस चीज़ को लीगली रेलेवेंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बार बार बोला जाएगा सेक्शन 6 टू सेक्शन 55 या सेक्शन 5 टू सेक्शन 55, इन दोनों में से कोई एक है। सेक्शन 6 से है 55 तक, या फिर सेक्शन 5 से है 55 तक। जो एलएलबी कर रहे होंगे उनको ज्यादा बेटर तरीके से पता होगा। तो यहाँ पे उनको लीगल रेलिवेंट कहा जाता है। बट जब मैं इस चीज को समझाऊंगी, यानी कि जब मैं उस चीज को, मैंने ऑलरेडी इस चीज के ऊपर ना पहले मैं वीडियो बनाने का ट्राई कर रही थी, बट वो क्यों इतना टाइम लग गया, क्योंकि मुझे इस चीज को समझाना नहीं आ रहा था कि मैं इस चीज को कैसे आगे फॉरवर्ड कर पाऊँ कि भैया लीगल रेलिवेंसी क्या है। क्योंकि मेरे खुद के दिमाग में डाउट आ रहा था कि हम किस चीज को लीगल रेलिवेंट कहेंगे। सेक्शन 5 टू 55 अगर लीगली रेलिवेंट है भी तो क्या है उसमें, दिमाग में डाउट आता है ना। बट मॉड्यूल में नहीं दिया तो कैसे हम उतना डीप में जा सकते हैं। फिर मैंने ये भी सोचा, और फिर मैंने सोचा कि एक पॉइंट के लिए इतने सारे पॉइंट क्यों छोड़ूं। और फिर लॉजिकल रेलेवेंसी और लीगल रेलेवेंसी को मैंने बहुत ही अच्छे से स्टोरीज के थ्रू समझाने का ट्राई किया था। बट अभी मुझे वो, आई थिंक मैं समझा पाऊंगी, अब वो तो देखते हैं कि क्या है। रेलेवेंट फैक्ट के बाद आता है पॉइंट रेलेवेंसी, यानी कि रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट्स इन इशू में कितनी रेलेवेंसी है, ठीक है। रेलेवेंसी मतलब जब हम बात करते हैं रेलेवेंट फैक्ट्स की, तो ऐसा नहीं हम कुछ भी उठा के रेलेवेंट कह देंगे कि मतलब कोई भी फैक्ट लिया है इस केस से रिलेटेड, या इस केस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, एडमिसिबल नहीं था, फिर भी हम उठा के कह रहे हैं ये रेलेवेंट है। तो वहाँ रेलेवेंट फैक्ट की रेलेवेंसी को भी चेक किया जाता है, ठीक है। तो जब उन फैक्ट्स को, वो फैक्ट्स जो रेलेवेंट फैक्ट्स वो कितने रेलेवेंट है ना, उस फैक्ट्स इन इशू में, उस चीज को हम कहते हैं रेलेवेंसी, ठीक है। उसकी रेलेवेंसी को चेक करना, दैट इज रेलेवेंसी। मतलब रेलेवेंसी को चेक करना, रेलेवेंसी मतलब हाँ वो कितने रेलेवेंट है उनको चेक करना, ठीक है। उसमें हमारे दो पॉइंट आते हैं। अब आप रेलेवेंसी को कैसे चेक करेंगे, रेलेवेंसी को चेक करने के लिए हमारे पास दो पॉइंट्स है, दैट इज लॉजिकल रेलेवेंसी, साथ ही साथ लीगल रेलेवेंसी। जब, अब यहाँ पे ना मॉड्यूल हमको ना लीगल रेलेवेंसी पढ़ने को नहीं बोल रहा, वो ये नहीं कह रहा आप लीगल रेलेवेंसी में डीप में घुसो, आप लॉजिकल रेलेवेंसी देखो। लॉजिकल रेलेवेंसी क्या है, क्योंकि लॉजिकल रेलेवेंसी तो रेलेवेंट ही नहीं है हमारे इंडिया में, ठीक है।
मतलब हमें मॉड्यूल क्या कह रहा है कि लॉजिकल रेलेवेंसी देखो। अरे भैया बाद में खीरा नहीं लेना अभी। लॉजिकल रेलेवेंसी का मतलब क्या है वो देख लो, और ये बता दे तुमको। अरे भाई साहब, सबको सब्जियां बेचेंगे आप, मतलब इनसे ज्यादा टैलेंटेड कोई नहीं होता। हाँ, तो मॉड्यूल हमें कह रहा है, सुनो, तुम लीगल रेलेवेंसी पढ़ के अपना दिमाग मत खपाओ, तुम लॉजिकल रेलेवेंसी पढ़ो, क्योंकि लॉजिकल रेलेवेंसी कोई रेलेवेंसी यहाँ पे रखता ही नहीं है इंडिया में, ठीक है। जब भी तुम लॉजिकल रेलेवेंसी लेकर आओगे ना, हम पहले देखेंगे कि क्या वो लॉजिकल रेलेवेंसी में लीगली रेलेवेंसी है कि नहीं है। तुम अपना लॉजिकल रेलेवेंट को साइड में रखो, होगे तुम लॉजिकली रेलेवेंट, बट लॉजिकल रेलेवेंट तो है ही नहीं जरूरी ना इस एक्ट के मतलब कि अगर किसी फैक्ट को आपको प्रूव करना है तो लॉजिकली रेलेवेंट होना इज नॉट नेसेसरी। हमको तो लीगली रेलेवेंसी चाहिए, लीगल रेलेवेंसी चाहिए कि वो चीज लीगल रेलेवेंट है कि नहीं है। लाइकवाइज, जब आपको पता है कि जब भी कोई हस्बैंड, मान लो किसी किसी के हस्बैंड ने, अभी जैसे हमने बोला वाई काका वाली बात थी, तो वाई काका ने अपनी वाइफ को मान लो बता दिया कि मेरी सुनो, तुमको बता रहा हूँ, मेरी वजह से हुई है डेथ, मतलब मैंने खाने में जहर मिला दिया था, इस वजह से एक्स भैया की डेथ हो गई है। अब वाइफ है, मतलब कानून को फॉलो करने वाली वाइफ ने कहा नहीं ये तुमने बहुत गलत किया, तुम किसी की जान नहीं ले सकते, ठीक है। तो वाई ने क्या कहा कि तुझे अपने 7 वचन याद है। तो वाई वाई की वाइफ ने कहा याद है। तुझे पता है ना कि तुझे मेरा हर प्रॉब्लम में साथ देना है। वाई ने कहा, वाई की वाइफ ने कहा याद है। वाई की वाइफ का नाम मान लो जेड था। जेड ने कहा याद है। तो वाई ने कहा चुप रह, इसलिए मैं तेरे पे ट्रस्ट करके तुझे बताया, ये मुंह मत खोल दियो कहीं जाके, ठीक है। जेड जेड ने ना देखो लॉ नहीं पढ़ा था। जेड ने मतलब जेड की शादी 18 साल होते ही हो गई थी। उसने पढ़ाई पूरी की नहीं, उसने कहा नहीं, मुझे तो मनीष मल्होत्रा का लहंगा पहन के ही, मनीष मल्होत्रा ही नाम ना उसका, हाँ वो जो डिजाइनर है, तो उनका लहंगा पहन के मुझे करनी है शादी और चूड़ा वूड़ा डालना है, मेरे को नहीं पढ़ना। गलती यही कर दी, ठीक है। पढ़ाई की नहीं, कर लेती सीएस तो आज पता होता। अब क्या हुआ, जेड ने जाके क्या किया, जाके पुलिस के पास गई और इस चीज को ना एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे हस्बैंड, माय हस्बैंड कॉज्ड माय जेठ टू लीड हिम डेथ, ठीक है। अब वो जो उन्होंने पॉइजन दिया है उसकी वजह से ही लीड्स हिमसेल्फ टू डेथ, अब वो जिंदगी के लिए तड़प रहे हैं। तो मेरे को अब पुलिस पूछेगी किसने बताया तुमको, तो जेड कहेगी हमको तो हमारे हस्बैंड ने बताया, माय हस्बैंड टोल्ड मी दिस थिंग, ठीक है। तो जब पुलिस इस फैक्ट को कोर्ट के आगे रखने की कोशिश करेगी, मतलब रख दिया, ये आज हियरिंग है, यहाँ आज पुलिस गई, पुलिस कह रही है, पुलिस ने भी नहीं पढ़ा ढंग से लॉ, तो पुलिस को भी नहीं पता है कि भैया ये रेलेवेंसी है ही नहीं, लॉजिकली रेलेवेंट है, क्योंकि भैया वाई की वाइफ ने एक्सेप्ट किया ये चीज, और वाई की वाइफ और जेड, मतलब वाई और जेड दोनों सेम यूनिट है, क्यों, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, तन मन धन से दोनों एक है। तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि वाई ने भी एक्सेप्ट कर लिया। पुलिस भी देखो यूं ही चली गई, मतलब पुलिस की भी देखो बेवकूफी। पुलिस गई कोर्ट में, अब पुलिस कह रही है आज तो ये केस हम रफा दफा कर ही देंगे। कोर्ट क्या कह रही, पुलिस ने अपने जो भी वो एडवोकेट होगा उसको जाके बता दिया। अब एडवोकेट की भी क्या गलती है, एडवोकेट ने ना कोर्ट के आगे नहीं जज के आगे बात रख दी कि वाई की वाइफ एक्सेप्ट कर रही है इस चीज को। वाई की वाइफ कह रही है कि मेरे हस्बैंड, वाई की वाइफ जेड थी, हाँ, जेड कह रही है मेरे हस्बैंड ने मेरे जेड को मारा है। कैसे मारा है, पॉइजन दे के मारा है। तो जज कहेगी एक तो तुम लोग पहले आ जाते हो, मतलब कि केस लड़ना, क्लाइंट मिल गए हो, तुम पढ़ के क्यों नहीं आते, तुम्हें पता नहीं है कि ये जो चीजें यहाँ पे एडमिसिबल नहीं है। लॉजिकल रेलेवेंट होगा कि जेड ने, सॉरी जेड को पता लग गया, जेड को किसने बताया, वाई ने बताया ना। जब भी कोई हस्बैंड अपनी वाइफ से, अगर हस्बैंड ने वो क्राइम किया भी है और उसने अपनी वाइफ से इस चीज को कन्फेस किया है, तो वाइफ का इस चीज को आके जाके बता देना, इस चीज की खुलवाई कर देना इतने अच्छे से, उसको हम लीगली रेलेवेंट नहीं मानेंगे, लॉजिकली रेलेवेंट होगा। हम लीगली रेलेवेंट इसे नहीं मान रहे हैं, क्योंकि क्या है, वाइफ हस्बैंड सेम यूनिट है यार, हम उनके बीच में दरार पैदा नहीं कर सकते, ठीक है। उसके रीजन अलग होंगे, मुझे क्या पता, यहाँ पे मुझे जो पता है वो मैं बता रही हूँ। मैंने कौन सा एलएलबी की हुई है, वाह, ये सही इग्नोरेंस है, ठीक है। अभी अपन ने बहुत ही अच्छे से लॉजिकल रेलेवेंसी और लीगल रेलेवेंसी को कहानी में ही पढ़ लिया, अब पढ़ लेते हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ही बुरी लैंग्वेज में लिखा है, पर तुम ही हो माता पिता तुम ही हो,
तो यहाँ है अ फैक्ट इज सेड टू बी लॉजिकली रेलेवेंट टू अनदर व्हेन इट बियर्स सच कैजुअल रिलेशन विद द अदर एज टू रेंडर प्रोबेबली द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द लेटर. All facts logically relevant are not however legally relevant. जैसे हम पढ़ते हैं ना बहुत सारी चीजें कि पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी के बारे में कि मतलब कितनी सुंदर डेफिनेशन होती है. लाइक वाइज यहाँ पे भी वही डेफिनेशन चेपी गई है, मतलब नहीं चेपी गई है, मतलब वही बात कही गई है. क्या कि भैया जो लॉजिकल रेलिवेंट फैक्ट्स है ना, यानी कि किसी भी फैक्ट से रिलेटेड अगर कोई लॉजिकल एलिमेंट निकल के आ रहा है, जैसे मैंने कहा कि भैया एक्स ने वाई को मारा और एक्स ने ये बात जाके पुलिस के आगे खुद ही एक्सेप्ट कर ली, ये लॉजिकल, अब आप क्या कहोगे, लॉजिकल एलिमेंट है, मार अब इसको ही कन्वर्ट कर दो, इसको पनिशमेंट दो क्योंकि इसने तो ये बात एक्सेप्ट की है. बट जरूरी नहीं है कि उसकी वो एक्सेप्टेंस लीगली रेलिवेंट हो. अगर अब यही बातें अगर हम वेब सीरीज के उस अकॉर्डिंग करें, तो क्या पता एक्स को, या फिर इंडियन डेली सूप एकता कपूर के सीरियल्स के अकॉर्डिंग करें, तो क्या पता एक्स को किसी ने ब्राइब किया हो, या एक्स की बेटी को किडनैप कर लिया हो, जिसकी वजह से एक्स प्रेशर में आके इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है. एक्स ने ना मारा हो किसी, बी और ए ने मारा हो. बी और ए कभी क्या सुधरे हुए होते हैं, हम जो हमेशा एक्स वाई जेड का नाम लगा देते हैं. तो यहाँ पे क्या पता किसी ए बी सी ने मारा हो, ठीक है, सी तो सी ही होते हैं. तो यहाँ पे और क्यों, और क्या बोलते हैं उसको, उसकी डॉटर को उसने किडनैप कर लिया हो, उसकी वाइफ को किडनैप कर लिया हो, ठीक है. तो वाइफ डॉटर तो भैया बड़ी ही प्रीशियस चीजें होती है, मतलब सन भी होते हैं, मतलब फैमिली तो प्रीशियस है ना. तो क्या पता वो इस चीज में आके इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हो कि भैया मैंने ही मारा है. तो लॉजिकल रेलेवेंट है बट लीगल रेलेवेंसी नहीं है यहाँ पे. लीगली चेक किया जाएगा. और लीगल रेलेवेंसी क्या है, सेक्शन 5 टू सेक्शन 55, जो कि नहीं पता हमें अभी क्या है, ठीक है. ऑल फैक्ट्स लॉजिकली रेलेवेंट आर नॉट हाउ एवर लीगली रेलेवेंट. बोल दिया मैंने कि सारे फैक्ट्स जो कि लॉजिकल रेलेवेंट होंगे आपके दिमाग में होंगे. लॉजिकल रेलेवेंट माने मेरा दिमाग ये कह रहा है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का साउंडेड माइंड हूं मैं, और मेरा दिमाग ये कह रहा है, ठीक है, ह्यूमन ह्यूमंस माइंड ये, ठीक है. तो आपके दिमाग के अकॉर्डिंग कोई भी चीज रेलेवेंट हो सकती है. अब क्या मैं तुम्हारे दिमाग के अकॉर्डिंग जज करेगा, तुम्हारे दिमाग के अकॉर्डिंग चलूं क्या? लीगली रेलेवेंट होना वो जरूरी है. और जितने फैक्ट लॉजिकल रेलेवेंट होते हैं जरूरी नहीं वो लीगली भी रेलेवेंट होंगे. और जितने फैक्ट्स लीगली रेलेवेंट होते हैं वो तो तुमको मानना ही पड़ेगा कि लॉजिकली रेलेवेंट है. वो तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से भी रेलेवेंट हुए ना हुए, तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से हुए कि नहीं हुए, बट वो लॉजिकली रेलेवेंट है, ठीक है. तो यानी कि लॉजिकल फैक्ट्स जरूरी नहीं है लीगल रेलेवेंट हो. लीगल फैक्ट्स लॉजिकली भी रेलेवेंट होंगे, हम कर देंगे, हमें पता है हम कैसे करेंगे, ठीक है. मतलब जुरिस्ट को पता है वो कैसे करेंगे और आपको मानना पड़ेगा. उसके बाद रेलेवेंसी अंडर द एक्ट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ प्योर लॉजिक बट ऑफ लॉ. यानी कि रेलेवेंसी का मतलब ये नहीं है कि लॉजिक पे जाए, लॉ पर जाने की बात है यहाँ पे, ठीक है. अब आप लॉजिक चेक नहीं करोगे कि यहाँ पे लॉजिक है कि नहीं है, एक्स ने वाई को मारा, ये लॉजिक पे नहीं जाएंगे, ठीक है. यहाँ पे लॉजिक है कि नहीं है कि आप एक्स को कन्विक्ट नहीं कर रहे जब उसने कन्फेस कर दिया, तो लॉजिक नहीं, लॉ, ठीक है. However, logically relevant is receivable in evidence unless it is declared by the act to be relevant. उसके बाद ऑफ कोर्स एवरी फैक्ट, ये तो सारी लाइन वही है जो मैंने बोल दिया है, ठीक है. अच्छा यहाँ पे एक मिनट जो मैंने नहीं बोला है उसको मुझे बोलना जरूरी है. A judge might in ordinary transaction take one fact as evidence of another and act upon itself when in court he may rule that it was legally irrelevant. अब जहाँ पे ना, मान लो, अब ये वाले जो टर्म्स है ना यहाँ पे, ये अ फैक्ट में भी लीगली रेलिवेंट, इसको भी यहीं पे देख लेते हैं. कभी कभार क्या हो सकता है कि कोई चीज लीगली इररेलेवेंट होगी, यानी कि उस केस में उसका कोई रेलेवेंसी नहीं होगा लीगली भी, ठीक है. तो उसको क्या कर देगी, इग्नोर कर सकती है. अब यहाँ पे ना, चलो यहाँ पे एडमिसिबल और रेलेवेंसी की बात कर लेते हैं. रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी को सेम तरीके से लोग समझते हैं, यानी कि जो रेलेवेंट है, रेलेवेंसी है वही एडमिसिबिलिटी है. यानी रेलेवेंसी जो है उसको एडमिसिबल किया जाएगा, जरूरी नहीं है यहाँ पे. और ये इंटरचेंजेबल भी नहीं है, दोनों की सेम मीनिंग नहीं है. आप एडमिसिबिलिटी की जगह पे रेलेवेंसी यूज नहीं कर सकते, रेलेवेंसी की जगह पे आप एडमिसिबिलिटी यूज नहीं कर सकते. दोनों के डिफरेंट मीनिंग्स हैं, ठीक है. कैसे? रेलेवेंसी मतलब पता है हमें कि रेलेवेंट फैक्ट्स और फैक्ट्स इन इशू के बीच की जो जो रेलेवेंसी होती है उसको हम कहते हैं, मतलब उसको हम कहते हैं रेलेवेंसी. वो कितने रेलेवेंट है, दैट इज नोन एज रेलेवेंसी, ठीक है. एडमिसिबिलिटी होता है एडमिसिबल, एडमिसिबल करना, कि भैया हम इस
रेलेवेंसी को अलाउ करेंगे, यानी कि लीगल रेलेवेंसी हो चाहे लॉजिकल रेलेवेंसी हो, उसको हम एडमिसिबल यानी अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, इस केस में उसकी एग्जिस्टेंस को हम समझेंगे कि नहीं समझेंगे, दैट इज नोन एज एडमिसिबिलिटी। दोनों डिफरेंट मीनिंग निकल आए ना। रेलेवेंसी को एडमिसिबल करने की बात हो रही है यहाँ पे। रेलेवेंसी और एडमिसिबल को सेम ट्रीट नहीं किया जाएगा, ये हमारा मॉड्यूल हमसे कह रहा है। एक मिनट। अ फैक्ट मे बी legally relevant, yet its reception in evidence may be prohibited on the grounds of public policy or on some other ground. Similarly, every admissible fact is not necessarily relevant. देखना है इसको, यहाँ पे ये वर्ड क्या कह, ये पूरी लाइन क्या कह रही है कि कोई फैक्ट जो कि लीगली रेलिवेंट हो सकता है, बट अगर वो पब्लिक पॉलिसी को प्रोहिबिट कर रहा है, यानी कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि अभी मैंने ये एग्जांपल आई डोंट थिंक कि मुझे लेना चाहिए, मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगा, बट कहीं पे भी मान लो जैसे निर्भया वाला केस हुआ था, तो वहां पे जो बॉयज के लॉयर थे उन्होंने क्या कहा था कि लड़की रात को सॉरी, लड़की रात को क्यों घूम रही थी वो माँ ने नहीं देखा, लड़की कहाँ जाती है वो माँ ने नहीं देखा, जो कि सुनने में एकदम ना डिजास्टर लगता है। मतलब आप सुनोगे तो आपका मन करेगा कि उस लॉयर के मुंह पे चप्पल मार के आए, बट उसको अपने फैक्ट्स रखने थे, उसकी अपनी मेंटालिटी थी जिसको कोई स्क्रू डाउन नहीं कर सकता वहां पे। लेकिन यहाँ पे जो वो जो फैक्ट्स रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो उन्होंने मीडिया के आगे बोला उससे बहुत ही ज्यादा गंदा उन्होंने कोर्ट में बोला होगा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा उसकी मदर ने सुना होगा, उस लड़की की मदर ने, ठीक है। बहुत ही ज्यादा उन्होंने फेस किया होगा, बहुत गंदा गंदा बोला गया होगा, ठीक है, उस चीज को लीगली रेलिवेंट बनाने के लिए। अब ये चीज लीगली रेलिवेंट कैसे, आई डोंट नो, कैसे उसको लीगली रेलिवेंट कहा जा रहा है। मतलब अगर जैसे कि अगर निर्भया की जगह पे कोई ऐसी लड़की होती, जैसे होते हैं कुछ जो कि वर्कर्स होते हैं इन केसेस में, तो क्या उसके साथ ये चीज हुई होती, तो हम उसको क्या बोलते, उसको कोर्ट ये कहता कि मतलब आपके रिगार्डिंग इसके लिए कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, जैसे कि थर्ड जेंडर्स के लिए भी होता है। जो थर्ड जेंडर्स, ऐसा कोई थर्ड जेंडर तो है नहीं, जेंडर्स तो जेंडर्स होते हैं, बट जिनको थर्ड जेंडर्स में काउंट किया जाता है, उनके लिए पहले इतनी ज़्यादा प्रिविलेजेस नहीं थी, जैसे कि अब उनके लिए एजुकेशन सिस्टम हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है। बट अगर उनके साथ कुछ उनके साथ ऐसा कोई वो होता है, उनके अगेंस्ट कोई हरासमेंट होता है, तो क्या ये बोला जाएगा कि आपको क्या फर्क पड़ता है ना, लीगली रेलिवेंट तो ये है नहीं, क्योंकि आप भी हरास करते होगे, ये करते होगे, मतलब हरास तो नहीं करते, बट जो उनका काम है जिसकी वजह से, जो कि उनको थोड़ा अलग दिखाता है, उनका काम क्यों है, फिर इसी वजह से है क्योंकि उनको सही एजुकेशन नहीं मिलती, तो अपना पेट पालने के लिए कोई भी किसी भी तरीके का काम करेगा ही, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसे वो कोई उनके अगेंस्ट में बात नहीं बोली जा रही है। मतलब ऐसे एग्जांपल्स देते हुए भी डर लगता है, क्योंकि सही बात को भी कोई गलत में पेशी कर जाता है। तो क्या जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनके लिए जिस जिस टाइम पे चलो नहीं थे उनके लिए लॉज, उनके लिए इतने प्रिविलेजेस, उस टाइम पे उनको ये चीजें बोली जाती होगी, तो क्या ये लीगली रेलेवेंट था? कि मतलब वो भी तो ह्यूमन राइट्स में आते हैं ना, वो भी तो ह्यूमन है। उनको अगर आप वो राइट्स नहीं दोगे, आप कहोगे कि अरे आपको ये राइट्स कैसे दे दे, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है, आप तो हंसते खेलते रहते हो, आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप तो ऐसी इसी तरीके से बात करते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे लीगली रेलिवेंट होगा कि ठीक है, उनका तो ये मतलब कि उनको क्या फर्क पड़ता है, आपको लॉजिकली भी रेलिवेंट लग रहा होगा कि उनको क्या फर्क पड़ता है, बट उनके ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट में जाता है। जितना उनके अगेंस्ट में एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनके साथ बुरा बिहेवियर होता है, तो क्या वो ह्यूमन राइट्स में नहीं आता, हम जो उनके राइट्स छीनते हैं, ठीक है। अब आई डोंट नो उनके साथ क्या क्या प्रिविलेजेस उनको मिल रहे हैं, अब क्या क्या लॉज उनके रिगार्डिंग बनाए गए हैं, बट उनको अभी बहुत प्रिविलेजेस दिया जा रहा है, और इसको दे के कोई एहसान नहीं किया जाता। जैसे जिस टाइम पे दलितों के साथ था, कॉन्स्टिट्यूशन में दलित के साथ बहुत कुछ अच्छा उनको प्रोवाइड किया गया, मतलब ओवर ही हो गया, मतलब अब जनरल कैटेगरी वालों को नीचा फील कराया जाता है ड्यू टू सम रीजन, जो कि मुझे नहीं पता क्या है। मुझे तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी वगैरह उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, आप कैटेगरी लेके तो डिग्री और कैटेगरी लेके टैलेंट तो लोगे नहीं, ठीक है। आप कहते हो कि हमको सिर्फ इतना ही परसेंटेज दिया, इतना ही परसेंटेज दिया, बी द स्टार, शाइन लाइक स्टार। आपको किसी से प्रिविलेज लेने की जरूरत नहीं है कि हम उस चीज की वो मत करो कि मुझे मतलब इतने प्रॉफिट्स चाहिए, इतने प्रिविलेजेस चाहिए, इतने प्रिविलेजेस चाहिए, इनको इतने दिए गए हैं, इनको रिजर्वेशन है, ये है वो।
बहुत लोग शाइन करते हैं जनरल कैटेगरी के होके भी। तो यहाँ पे उस चीज़ को कैटेगरीज़ वाइज़ आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है कि हमें तो, उससे बढ़िया आप अपना टाइम जो है ना कंज़्यूम जो कर रहे हो इस चीज़ में लड़ने में कि हमें क्यों नहीं रिज़र्वेशन मिल रहा है या फिर ये रिज़र्वेशन क्यों दिया जाए, उससे बेटर है। आई नो कि बहुत सारे लोग उस चीज़ को चाहते होंगे और बहुत सारे लोगों को ये बात गलत लग रही होगी। बट अगर आपको यूनिक होना है तो फिर आपको यूनिक तरीके से सोचना भी पड़ेगा। वरना बहुत लोग सोच लेते हैं रिज़र्वेशन और गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में तो। बट इस फील्ड में तो आई थिंक बहुत ही कम लोग सोचते होंगे और अच्छा है, इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा टेंशन होती है क्योंकि लोगों को लगता है गवर्नमेंट जॉब तो यूँ मिल जाती है, भैया उसके लिए भी पढ़ना पड़ता है। यूँ नहीं मिल जाती है, काफ़ी रिलेटिव्स को ये लगता है यूँ मिल जाती है, ये ट्राई नहीं किया, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई नहीं किया। अरे पढ़ेंगे उसके लिए, ऐसे थोड़ी कि सीएस करते-करते भी उसके लिए भी ट्राई कर लेंगे, नहीं होता वो। ठीक है, हम कहाँ पहुँच गए हैं? रेलेवेंसी एडमिसिबिलिटी से लेकर। तो लीगली रेलेवेंट आप कह दो कि कोई अ, डैश वर्कर है और उसके साथ कुछ गलत हुआ है ऐसा, और आप कह दो कि आपको हम क्यों आपको हम क्यों जस्टिस दिलाएं, है ना? आपको क्यों जस्टिस दिलाएं? या फिर किसी लड़के के साथ होता है ये एक्सप्लॉयटेशन, क्या जो रेप्स हैं, रेप का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को फिजिकली ही असॉल्ट कर रहे हो। अगर आप किसी को मेंटली भी असॉल्ट कर रहे हो, जैसे लड़कियों के लिए बहुत मेंटली असॉल्ट करना भी अगर कोई उनको करता है तो उनके पास राइट है कि वो उसके अगेंस्ट लड़ सकता है। बट लड़कों के साथ जो होता होगा वो बहुत ही कम केसेस में निखर निखर के कह रही हूँ, दिखता है इतना क्योंकि वो कम हो रहा है, ठीक है? इतने नहीं हो रहे हैं। और लड़कियों के जो है हर घंटों में आके कुछ ना कुछ नया निकल जाता है। तो क्या लड़कों को ये बोला जाएगा भैया तुम्हारे साथ तुम तो कम ही हो, मतलब तुम्हारा क्या है, तुम्हारे केसेस तो कम निकलते हैं, हम तुमको अभी न्याय दिलाने बैठेंगे तो लड़कियों का क्या होगा, ये बोला जा सकता है क्या उनको? तो ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है, ठीक है? अब जैसे कि अगर कोई लड़की किसी लड़के को अक्यूज करती है किसी भी तरीके से, फिजिकल असॉल्ट हो, मेंटली असॉल्ट हो, और वो चीज गलत निकलती है, और या फिर वो चलो अक्यूज कर देती है, तो क्या आप सीधा सीधा और प्रूफ्स भी मिल जाते हैं मान लो, तो क्या कोर्ट मतलब इसको लीगली रेलेवेंट वो मिल जाता है, बट कभी कभार उसको इग्नोर किया जा सकता है क्योंकि उस लड़ क्या पता उस लड़के की गलती नहीं हो, ठीक है? कुछ ऐसे ग्राउंड्स हो जिसकी वजह से और डीप में जाना चाहते हो। अब ये जो निर्भया वाला केस चला वो इतना डीप में क्यों गया? क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीज फैक्ट्स को गिना जा रहा होगा। अब जरूरी तो नहीं है कि मतलब, हाँ, जो सिस्टम है वो बहुत स्लो वर्क करता है, बट जब हमें एक फाइन जस्टिस दिलाना होता है ना तो उस चीज में टाइम लगता है। अब वो टाइम कुछ ज्यादा ही लग गया, जो चीज थी मतलब बाद में प्रूव वही गलत हुए, लड़के ही गलत हुए, बट उसमें कुछ आई थिंक माइनर था लड़का जिसकी गलती थी इस वाले केस में, या फिर वो जो हाथरस वाला केस हुआ था, आई डोंट नो उसमें। मतलब मैं न्यूज़ से बहुत दूर रहती हूँ क्योंकि वो अपने माइंड को एकदम ही डिसबैलेंस हो जाता है वहाँ पे, बिल्कुल ही ज़्यादा जो पीस कहते हैं वो पीस का तो पी भी नहीं रहता, इसलिए मैं इनको सुनती नहीं हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा पता भी नहीं है। बट यहाँ पे बात ये हो रही है कि कभी कभार लीगली रेलिवेंट चीज़ों को भी ना इग्नोर किया जा सकता है अगर फाइन जस्टिस अगर आप चाहते हो तो, या फिर कोई और ग्राउंड्स भी होते हैं जिनके बेसिस पे आप उनको एडमिसिबल नहीं कहेंगे। मेरे कहने का मतलब लास्ट में वही है, और मैंने इसके बीच में जो भी बातें बोली होगी प्लीज उसे इग्नोर करना। मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये बातें बहुत लोगों को सही लगेंगी। मैंने जो बात बोली वो मैंने अपने अकॉर्डिंग बोली क्योंकि ये चीज़ें बहुतों को गलत लगती हैं कि क्यों नहीं हमें रिजर्वेशन मिलेगा, क्यों उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, या फिर क्यों ऐसा इनजस्टिस हो रहा है। तो इनजस्टिस या इनइक्वालिटी को जाने दो, जाने दो, अपने आप को स्टार बनाओ, बहुत तरीके हैं उसके। ठीक है, ओके, तो लेट्स मूव। फैक्ट्स एंड इशू देख लिया क्या? फैक्ट्स एंड इशू भी देख लिया। क्लासिफिकेशन ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स, इनकी क्लासिफिकेशन है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स कनेक्टेड विद द फैक्ट टू बी प्रूव्ड। I think that I have to come up with another video. Yes, yes, yes. क्योंकि यहाँ पे शोर हो रहा है ना, फिर आगे कंटिन्यू ऐसे नहीं हो पाता। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, एक और वीडियो लानी पड़ेगी। एडमिशन एंड कन्फेशन क्योंकि है इसमें, कन्फेशन वर्सेस एडमिशन। यहाँ पे इलस्ट्रेशन दिए हैं। ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन में, हाँ भैया अभी तो बहुत वीडियोस बाकी है, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। ओके, 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 ठीक है, यहीं पे वीडियो को रोकते हैं।
और हम आएँगे फिर एक और वीडियो के साथ जिसमें हमको ये सारे पॉइंट्स कवर करने हैं। आई डोंट नो कितने वीडियोस और बनेंगे इस टॉपिक के ऊपर, चैप्टर के ऊपर, बट देखो बनेंगे। जब भी प्यार किया बहुत गंदा गाती हूँ मैं। ठीक है, टेक केयर। और दिल्ली में लॉकडाउन है तो उसका भरपूर इस्तेमाल करिए। जो भी स्टूडेंट्स हैं वो तो वैसे भी पिछले 1 साल से कर ही रहे थे क्योंकि उनको घर के बाहर तो जाना ही नहीं था। ठीक है? तो हम भी इसका इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। एंड यू कीप स्टडीइंग, आई विल कीप स्टडीइंग। टिल देन हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, कोरोना से दूर रहना और काढ़ा पीते रहना। हैप्पी बर्थडे टू काढ़ा ऑल्सो। मेरे घर में तो 1 साल हो गया काढ़ा बनते-बनते। बाय बाय। और मैंने जो बोला ना इसके बीच में रिजर्वेशन वगैरह वाली बातों को, अगर अच्छी लगे तो शेयर करना, बुरी लगे तो भी शेयर करना, और अगर आप ऑफेंड हो गए हो इस चीज़ से तो इग्नोर कर देना, भूल जाना।